स्प्रिंग का न्यूमेरिकल लास्ट क्लास खत्म हुआ था स्प्रिंग्स पर, लास्ट क्लास खत्म हुआ था स्प्रिंग पर और क्लियर कट बताया गया था कि स्प्रिंग का जो न्यूमेरिकल से लेकर के प्रूफिंग तक, ग्राफ से लेकर के एप्लीकेशन तक, वो आपके जेई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, स्कूल एग्जामिनेशन में, 12th का कनेक्टिव पेपर में स्प्रिंग आपका टॉप 5 टॉपिक में से। स्प्रिंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फिजिक्स में कनेक्ट आपके साथ होता रहेगा। तो स्प्रिंग का क्वेश्चन कैसे बनाते, प्रूफिंग करवा दिया था, क्वेश्चन कैसे बनाते उस दिन बताया गया था। आप लोग बताइए, देख कितना 8 मीटर, हाँ मैक्सिमम, अच्छा 8 मीटर। देखते हैं, एक सिचुएशन दिया हुआ, उसमें एक कार आ रहा है, उस कार का मास कितना दिया हुआ है 1920 kg आ रहा है, मतलब उसके पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। स्मूथ रोड पर आ रहा है, मतलब क्या नहीं है, फ्रिक्शन नहीं। इस पे जाकर के टकराया स्प्रिंग पर और स्प्रिंग को टकराएगा तो उसको क्या होगा, धसा देगा, मैक्सिमम धसा देगा बोल रहा है। जहां पर मैक्सिमम धस जाएगा वहां पर वो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पढ़े, जादू से कोई एनर्जी नहीं आता। उस स्प्रिंग के पास कहां से आ गया पोटेंशियल एनर्जी, वो जो कार आ रहा था तेजी से, उसी का काइनेटिक एनर्जी ही उस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जो लोग क्लास किए थे, दिस इज सीधा क्वेश्चन ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, मोमेंटम का कंजर्वेशन का भी यूज नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन बनाते समय, बट करेंगे। फिलहाल तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही बन जा रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गाड़ी के पास था हाफ mv² और स्प्रिंग को धसा दिया, दिस हाफ kx², हाफ ऑफ कट जाएगा, मास दिया हुआ था शायद 1920, v दिया हुआ था 20 और k दिया हुआ था 12 × 10⁻3। कितना तक धसाएगा यही पूछ रहा है। तो कितना जाएगा, इसको हम लोग ऐसे 192 लिख देते हैं, इंटू 2 × 2 लिख देते हैं, तो 10⁻1 2 3 हो जाएगा नहीं। और यहाँ पर भी 12 × 10⁻3 × x², तो ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब बताओ 12 से कटता है लगता है 16 बार, तो x² बराबर 16 × 2 × 2, तो x बराबर क्या जाएगा, रूट निकलेगा 4 × 2, दिस इज 8 मीटर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है विदाउट फ्रिक्शन, या फिर यू कैन से, जो लोग बढ़िया तैयारी कर रहे हैं मेंस नीट का, फ्रिक्शन तो एक बहाना है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विदाउट यूजिंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, जैसे ही फ्रिक्शन वगैरह लगाएंगे ना, थोड़ा टेक्निक बदल जाएगा। हाइट वाले में क्वेश्चन में आप लोग देखे थे टेक्निक बदल गया, पेंडुलम वाले में भी बदल जाता है, इसमें भी थोड़ा सा टेक्निक बदल जाएगा फ्रिक्शन लेते ही। परसों जाते समय आप लोगों को समझाया गया था कि किस तरह से फ्रिक्शन का क्वेश्चन इसमें लगाना है, करके देखेंगे इसी क्वेश्चन में, इसी डेटा पर आगे फ्रिक्शन के साथ करके देखते हैं। इसी क्वेश्चन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही लगाएंगे, लेकिन विथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब फ्रिक्शन को अगर लाया जाए मैच में, तब क्या होगा आप लोग इसी क्वेश्चन को बताइए। अभी तो तुम्हारा बता दिए कि 8 मीटर तक स्प्रिंग धसेगा, लेकिन ऐसा तब धसता जब इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अभी बताओ मैक्सिमम कितना धसेगा, जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन दिया हुआ है टायर एंड द रोड इज 0.25, तब बताओ कितना अंदर तक धसेगा, ये बताना। बताओ, रूल बताया गया था आप लोगों को कैसे बनाना है। अगर रूल याद हो तो बताओ कैसे बताया गया था, याद आ रहा है, परसों लिखवाया हूं सर, उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जरूर रहा है, पर फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ। क्या अच्छा था, देख के बताओ, अगर नहीं घर से पढ़ गया तो देख करके बताओ, लेकिन बताओ। अभी भी गाड़ी आ रहा है तो उसके पास कौन सा एनर्जी था, हाफ। अब उसको खा लेगा कौन, ये हाफ kx² तो खाएगा, साथ में फ्रिक्शनल फोर्स इनटू, फ्रिक्शनल फोर्स वाला वर्क डन, तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट, तो वही तो तुमको निकालना था x, फ्रिक्शनल फोर्स गुना x, कितना अंदर तक उसको डिस्प्लेसमेंट, वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स का भी लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, फिर से बताऊं, है ना। तो ये बस और कुछ नहीं करना, जैसे हाफ mv², दिस इज हाफ kx²। फ्रिक्शनल फोर्स का दुनिया में एक ही फॉर्मूला होता है, μr इनटू, ऐसा बॉडी ऐसे सीधा सीधा रखा हुआ है ऐसा, इसका ऐसे डायग्राम तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है इसमें, mg होता है, तो ये हाफ mv² हाफ kx² प्लस म्यू, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है, mgx। तो इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, फटाफट कैलकुलेशन करके देखो, शायद पॉइंट वगैरह में आएगा, करके देखो।
ये वाला मिटा दो ना, खुद से भी कर सकते हो वैसे। ये याद एकदम मतलब मुंह जबानी होना चाहिए, फिर नहीं तो फिर केवल कॉपी में लिखते रहने पर फिजिक्स नहीं निकलता, केमिस्ट्री निकलता कॉपी में लिखते रहने पर। फिजिक्स नहीं होगा कि बस लिखते चले, कुछ उपाय भी देना होगा। तो क्या क्या कट रहा है, कुछ वैल्यू, कुछ इधर कितना आ रहा है, हाफ था 1920 था ना, b का स्क्वायर, इधर हाफ ये कितना था 12 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस न्यू कितना है 0.25, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं। m कितना है फिर 1920, g मान लो 10 इंटू एक्स, ठीक है। तो बताओ कैसे कैसे, ये मान लो 960 बार में कट गया, इधर 6 तो 6000 हो गया, ये है ना, सही हुआ, गलत कर दिया, ठीक ही लग रहा है, 6000 हो गया। और इधर से 4 से कितने बार में कटता है 48, 480 इंटू 10 4800 एक्स। v तो दिया हुआ था यहाँ पे, v क्या था, कितना था 20 था, तो 20 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 6000 एक्स स्क्वायर हो गया, 4800 एक्स हो गया। थोड़ा काट कुट करते हैं, 3 जीरो को कट करना है, नहीं 2 जीरो को पहले कट करना है, इधर का 2 जीरो जाएगा, इधर का 2 जीरो जाएगा, इधर का 2 जीरो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा 960 इंटू 2 1920, इधर 60 एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स, है ना। अभी और कटेगा, किस टेबल में कट रहा है 24 के टेबल में, 12 के टेबल में, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 4x, ये गलत कट गया क्या 2 इंटू 2 ना, अच्छा हाँ 2 इंटू 2 4 था, 1920 इंटू 2 भी हो जाता, 3840 हो जाता ना, 3840, 60x स्क्वायर प्लस 48x, काटो 12 के टेबल में, 5x स्क्वायर प्लस 4x 12 के टेबल में 32, श्योर ना। तो माइनस 320 बराबर 0, स्प्लिट करो 1600 लाना है, कैसे आएगा 1600, 3200 गुना 5 1600 होता है, कितने आएगा 30 26 29 28 24, किसमें आएगा जल्दी बताओ। हाँ 20 16 में आएगा, 20 16 में, लेकिन 320 से ना आएगा, 20 16 में 1600 चाहिए, 32 गुना 5 1600, 20 16 में तो 320 ही होगी, करो स्प्लिट करो, नहीं अगर स्प्लिटिंग में दिक्कत है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, लेकिन बताओ 1600 चाहिए, 4 को तोड़ना नहीं हो रहा है, देरी हो रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, a का 5, b का 4, c का माइनस 320, d का b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, कितना होता है 20 इंटू 320, 64 और 50, इसको कर ले रहे, यहां तक आ गए, ये कितना हो रहा था 6400, श्योर ना, 20 इंटू 6400, 16 किसी का होता है क्या, किसी का नहीं होता, पॉइंट वगैरह ना आएगा फिर, हाँ हाँ, लेकिन इसमें तो पहला वाला सरफेस स्मूथ है, जितना धंसा रहा है वहीं तक कर लेना, पूरा एक ही होगा।
स्प्लिट नहीं करोगे तुम लोग? 5x² + 4x - 320 है, तो इसी को घर पर ट्राई करना, मतलब इक्वेशन यहीं तक दिया हुआ किताब में। अब इस पर जो आंसर आ जाए सो आ जाए। स्प्लिट करना घर पे टाइम बर्बाद होगा क्वेश्चन, इसको स्प्लिट करके देखना बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये IIT 2011 का क्वेश्चन देखो, स्प्रिंग का क्वेश्चन पकड़ के चलना, प्रूफिंग पकड़ के चलना, ग्राफ पकड़ करके चलना, ट्यूशन कॉपी में मेंस एडवांस नीट स्कूल सबका क्वेश्चन लिखना, फिर बाद में कॉपी जब आपका रेडी हो जाए तब तैयारी करना किस तरह से अप्रोच करना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये IIT का आया हुआ क्वेश्चन है। ब्लॉक है, मास दिया हुआ 0.18 kg, उसको अटैच किया गया है ऐसा, स्प्रिंग पर है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ कितना, K बराबर 2 N/मीटर। अब ये पूरा रुका हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज 0.1 है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ, मतलब इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट में, अब क्या किया गया, इसको ऐसे ढकेला गया, इंपल्स दिया गया है। इंपल्स हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम फॉर अ शॉर्ट टाइम होता है, उससे मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब इसको ऐसे ढकेल दिए हैं। क्या होगा इसको ढकेलने पर, ये स्प्रिंग जो है वो अंदर तक धंसेगा, थोड़ा देर के बाद जाके वो स्प्रिंग क्या होगा, धंसते धंसते रुक जाएगा, तो आएगा ना, ठीक है। पहली बार रेस्ट में आएगा, उसके बाद क्या होगा, वो फिर फेंका नहीं जाएगा, उससे मेरे को मतलब नहीं है, उससे मेरे को मतलब ही नहीं है। कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यही तक क्वेश्चन खत्म है। अब जिससे ढकेले वो वेलोसिटी दिया हुआ है, जिससे ढकेले हैं वो वेलोसिटी दिया हुआ, कितना दिया हुआ, वो जो v है वो n/10 दिया हुआ है, तुमको बताना उस n की वैल्यू जो है वो कितनी होगी। और ये डैश है और ये इंटीजर बिटवीन 0 से 9 है। कोई बच्चे जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं शायद उनको मालूम नहीं हो, मेंस के एग्जाम में, यहाँ तक कि स्कूल बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में भी आपका एक सेक्शन जो है वो इंटीजर का कर दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। ये नहीं कि एडवांस का क्वेश्चन है तब इंटीजर बिटवीन 0 से 9, आपका बोर्ड्स का CBSE बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में भी 5 क्वेश्चन का पैटर्न फिल इन द ब्लैंक्स में कर दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से बनाना होगा। और बताओ किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये भी जो है वो वही बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है, बट विथ फ्रिक्शन। मेरे कॉपी के नोट से मेंस एडवांस नीट स्कूल का क्वेश्चन बनेगा, इंटरनेट पर जो क्वेश्चन आप लोग कहीं से पढ़ लेते हैं वो बनेगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं। विथ फ्रिक्शन बताओ क्या क्या था, अभी बताया था, जब इसको ढकेलते थे इसके पास कौन सा एनर्जी होता, हाफ, और ये जाता कहाँ पर, एक हाफ और एक फ्रिक्शनल फोर्स वाला वर्क डन गुना डिस्प्लेसमेंट, है ना। ऐसा डायग्राम में नॉर्मल वेट और नॉर्मल mg के बराबर, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी बनाओ तुम लोग। हाफ मास दिया हुआ था कितना, 0.18, मतलब 18/100 ना, v का स्क्वायर, k का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इंटू x²। फ्रिक्शनल फोर्स का दुनिया में एक ही फॉर्मूला, म्यू इंटू आर, x तो हमें ही निकालना लगता नहीं, x भी दिया हुआ है 0.06 है ना, ये भी दिया हुआ 0.06 जाने के बाद रुक जाता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9/100 v का स्क्वायर, ये कट गया और x था 0.06। हाँ यहाँ पे आप हाफ के यहाँ तक x और वहाँ तक जहां से जहां तक वो धंसा है, और कहां तक होगा, जहां से जहां तक ये धंसेगा उतना ही होगा। स्प्रिंग धंसा हाफ के x² का, तो ये स्प्रिंग का हुआ, और ये जितना दूर तक धंसेगा वो x सेम ही तो है। हाँ हाँ ले रहे हैं, अभी लिए नहीं है, अभी पुट कर रहा हूँ। 2 कटा, x के जगह पर 0.06 था, ये लेंगे अभी। 0.06 का मतलब क्या हुआ, 6/100 का स्क्वायर, 36/10,000 हो गए, है ना। और इधर म्यू के जगह पर दिया हुआ था, ऐसा डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर, m कितना था 18/100, g कुछ दिया नहीं है तो 10 ले लेते हैं, और x दिया हुआ 0.06 था ना, 6/100। चलो आप बताओ। इसको पहले ऐसे हटा लेते यहाँ से, 2 0 2 0 2 0 कैंसिल करो, चलो 2 0 2 0 और 2 0 कैंसिल करते हैं। अब बताओ कितना हुआ, 9v² 36/100 प्लस 18 6 108/100, चलेगा ना। तो 9v² बराबर 144/100, ये 16 बार में कट गया, तो v² बराबर 16/100, v बराबर
4/10, ठीक है। बट v के जगह पर तो n/10 दिया हुआ था, n/10 क्वेश्चन में लिखा हुआ, देखो p बराबर n, दिस इज 4/10, therefore n बराबर 4, दिस इज 4, दिस इंटीजर बिटवीन 0 से 9, दिस क्वेश्चन ऑफ आईटी। स्प्रिंग का क्वेश्चन लड़ेगा मेंस नीट स्कूल या आप जो भी तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, स्प्रिंग का क्वेश्चन लड़ेगा। आप नहीं बना पाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। स्प्रिंग आपको घर से अलग से याद करके जाना है कि स्प्रिंग का क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। बनाओ, अब देखो इस क्वेश्चन को देख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक पेज का। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, घर पर एक बार किताब में से क्वेश्चन मैच करवा लेना, ऑप्शनल का एडिशनल का है। क्वेश्चन को समझ लो, ये एक ब्लॉक है, दिख रहा है, इसका मास नहीं दिया हुआ है, एक्चुअली मैंने दिया हुआ है 1 kg ब्लॉक कर लो, ये 1 kg का ब्लॉक है, ब्लॉक का मास दिया हुआ है ना। इसको ये स्प्रिंग है वो पहले अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में, बिल्कुल जैसा है वैसे ही रखा हुआ है, स्ट्रेच अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इतना चीज मैं लिखवा नहीं रहा, एक पेज का क्वेश्चन हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम अनस्ट्रेच्ड है, मतलब ये स्प्रिंग जैसा है वैसे रखा हुआ। इसमें क्या किया, इस ब्लॉक को रखे और उसको नीचे गिरने के लिए, ससरने के लिए छोड़ दिए। लिख रहा है कितने दूर तक गया है, 10 सेंटीमीटर तक ससरा। ये जब 10 तक जाएगा तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, वो स्प्रिंग पूरा खींचा जाएगा, मैक्सिमम जहां तक खींचा सकता है। और ये 10 सेंटीमीटर तक नीचे गिरा है, लिखा हुआ है। आपको पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक और इंक्लाइन, उसके बीच में आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। समझ में आया कि बाउंस करके क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक ही चीज इसमें कुछ बच्चे डिस्कशन करते हैं, जो अभी आप लोग में से भी कुछ लोग बोल रहे थे कि x का वैल्यू कौन सा लेंगे, ये तो जितना जाएगा नीचे वो तो x होगा, और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x², उसमें x क्या लोगे बताओ, कितना? हाँ, जितना 10 सेंटीमीटर है उतना ही लेंगे, यही चीज आपको जानना है। अब नहीं दिया हुआ कोई वैल्यू, तो जितना ये खिंचाया उतना ही ये स्प्रिंग खिंचाया, तो वो x का वैल्यू जो है वो आपको सेम लेना पड़ेगा। अलग से देता, कुछ मेंशन करता तो अलग बात है, नहीं दिया हुआ तो ये जितना जा रहा 10 सेंटीमीटर, ये भी उतना ही 10 सेंटीमीटर तक ही खिंचाएगा, ऐसे आपको मान करके चलना पड़ेगा। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, अब बनाओ, खुद से बना सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन, एक नंबर। कैसे कैसे होगा, इंक्लाइंड प्लेन में बिना सोचे हुए सिखाया हूं आप लोग को रिजॉल्व करना, किस तरह से रिजॉल्व होता है, बहुत बार कर चुके हैं, बताओ अपने हमने। वेट किस तरह, mg, बाकी ये ऐसे, इस तरफ इसका नॉर्मल रिएक्शन, ये 37 डिग्री यहाँ पर चिपक जाता है। ये अगर आप भूल गए तो आपको कुछ नहीं आता प्रैक्टिकली, ये 50 बार बता चुका हूँ क्लास में, ठीक है। एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाला, mg cos 37 cos थीटा, और ये इधर की तरफ आएगा mg sin थीटा, और ये इस तरफ गिर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ, इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स का दुनिया में एक ही फॉर्मूला था, म्यू इनटू आर, बट इसका आर देख रहे हो, ये mg cos थीटा के बराबर है। पिछले क्वेश्चन में आर mg के बराबर आ रहा था, इस बार mg cos। याद है कि नहीं आ रहा था? ठीक है, अभी बताओ, ये फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है, ये सब स्प्रिंग का क्वेश्चन। नहीं बना पाए तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्वेश्चन गिन के फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का बन जाता है जेईई नीट के एग्जाम में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद फ्रिक्शन। तो अब थोड़ा सोच सोच के बताना है कैसे होगा। हाँ, ये नीचे गिर रहा है बॉस, क्या बोलो बोलो, ज्यादा होगा, हाँ बिल्कुल, नीचे गिर रहा है, मतलब इसका नेट फोर्स मोशन इस तरफ है ना, अच्छी बात। तो mg sin 37 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ये नेट फोर्स है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यही होगा कौन सा, नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब यही वो 10 सेंटीमीटर तक यहां तक खिंचाएगा, वर्क डन होगा। और ये वर्क डन करने के चक्कर में क्या होगा, ये तो वर्क डन से नीचे जा रहा है, इस वर्क डन के चक्कर में वो स्प्रिंग क्या हो रहा है, वो स्प्रिंग खिंचाते जा रहा है। तो इस बार ये जो वर्क डन ये ब्लॉक किया, वो स्प्रिंग के हाफ के x, यहाँ s में लिख चुका हूं तो इधर x लिख देते हैं, तो दिस विल बी हाफ के x स्क्वायर, ठीक है, इतना ही, ठीक।
इससे एक x कट जाएगा। बाकी sin 37 का वैल्यू हमें याद करवाए हैं 3/5 है, ठीक है। cos 37 का बाकी यहाँ मैनेज कर लेते हैं, पहले m दिया हुआ है तो बाद में करते हैं। mg sin 37 इज 3/5। फ्रिक्शनल फोर्स का दुनिया में एक ही फॉर्मूला म्यू आर, x तो कट ही गया है मेरा एक्चुअली में, दिस हाफ k x। m था 1, g ले लेते हैं 10, 3/5 म्यू r। देखो इस डायग्राम में, पिछले डायग्राम में r mg के बराबर था, इतना चीज आ रहा है तो धीरे धीरे काम बन जाएगा। mg1 cos 37 इज 4/5, यहाँ पर r इज mg cos 37। अब नहीं आ रहा है तो कोई कुछ कर नहीं सकता, हाफ k के जगह पर दिया हुआ है, x निकालना है। अब बोलो 6 माइनस म्यू ही तो निकालना था, सॉरी x दिया हुआ है 10, लेकिन सेंटीमीटर में है बॉस, कर लेते हैं। खैर इधर तो ये हो गया 6, म्यू निकालना है ना, 8 म्यू बराबर 5 हो गया ना, 8 म्यू बराबर 1, म्यू बराबर 1/8, 0.125। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में क्या क्या पता है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू आता है, डायमेंशन लेस आता है, यूनिट लेस आता है। ये क्वेश्चन है, इस तरह से आपको स्प्रिंग्स का टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाना है, कभी ऐसा धंसने वाला, कभी ऐसा धंसने वाला, और परसों किए तो धंस करके वापस जाने वाला। स्प्रिंग में फिलहाल के लिए आपको इतने तरह का क्वेश्चन करना है। वैसे स्प्रिंग पूरा 11th में भी पढ़ना है, पूरे 12th में भी पढ़ना है, अलग अलग चैप्टर में स्प्रिंग दिखते रहता है। स्प्रिंग को धीरे धीरे हम लोग एनालाइज करेंगे, प्रूफिंग जरूर से पढ़ करके रखना है सब लोगों को। स्प्रिंग का और भी क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल यहाँ तक लिख करके रखेंगे। तो थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर में एक टॉपिक है जो कि एक्चुअली में फिजिक्स का एक बहुत या सबसे फंडामेंटल रूल है, सबसे फंडामेंटल लॉ है। आप लोग शायद 7th 8th क्लासेस के बारे में सुने हैं, अनऑफिशियली। ऑफिशियली ये हर चैप्टर हर क्लास में लगता है कि शायद अभी पढ़ना है, लेकिन वो कभी ऑफिशियली पढ़ना नहीं रहता जो टॉपिक अभी पढ़ेंगे, क्योंकि इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड साइंस, ठीक है। बट थोड़ा सा जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ये इक्वेशन, इस फॉर्मूला, इस टर्म के बारे में आप लोग कभी सुने होंगे, दिस इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। ये कभी आप लोग सुने जरूर होंगे। टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियली 10th क्लास में चैप्टर था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो बहुत लोग शायद इग्नोर कर दिए, बट उसमें न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन था, वहां पर ये टॉपिक आया था आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस। कभी नहीं भी सुने हो तो अभी थोड़ा सा ही वर्क एनर्जी पावर में थोड़ा सा ही दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो मास आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, और आपको मालूम भी है कि केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ते हैं क्या, कि मास को हम लोग कभी क्रिएट नहीं कर सकते, चाहे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग पढ़े। लेकिन ये भी पढ़े हैं केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। फिजिक्स में क्लास 10th में सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़े हैं कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, 10th में थोड़ा सा पढ़ना था, अभी भी थोड़ा सा ही पढ़ना है, उसमें क्या होता है हम लोग पढ़े थे कि मास का वैल्यू, चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन, क्या होता है, मास का वैल्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज गिवन बाय 10th में भी था। दुनिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक सर अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सब लोग पढ़े होंगे अनऑफिशियली। ऑफिशियली ये कभी नहीं पढ़ना है, बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन साहब के हिसाब से मास और एनर्जी इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, मास तुम ऐसे तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन अगर मास डिस्ट्रॉय हुआ तो उसके एवज में क्या बनेगा, वहां पर ढेर सारा एनर्जी। दिस इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये आपको 10th में थोड़ा सा पढ़ना था कि न्यूक्लियर फिजन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों में ही क्या होता है, मास का वैल्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो मास डिस्ट्रॉय होने के वजह से ही ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। थोड़ा सा 10th में पढ़ना था, थोड़ा सा 11th में पढ़ना है। 10th में आपको फिजन में बताया गया था हाइड्रोजन बम, और जो न्यूक्लियर बम्स, न्यूक्लियर वीपन, और फ्यूजन में बताया गया था कि जो आपका सन में होता है, सन में होता है, स्टार्स में होता है, इन सब में छोटा छोटा एटम्स कंबाइन करता है, बड़ा एटम का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इस दौरान एनर्जी रिलीज होता है, और वो पूरा ही ढेर सारा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। इसको हम लोग मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहते हैं। हम लोग नहीं, सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि मास आप डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते, लेकिन अगर किए तो उतना अमाउंट ऑफ मास डिस्ट्रॉय करने के इक्विवेलेंट ढेर सारा जो है एनर्जी लिबरेटेड होता है। इसी को हम लोग मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहते हैं।
ये इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड साइंस, इसका प्रूफिंग और इसके बारे में एल्बर्ट आइंस्टीन कैसे डिराइव किया नहीं किया वो सब आपके क्लास में नहीं है, किसी भी क्लास में नहीं है टू बी प्रिसाइज। ना 9th में लगता है आएगा, 10th में लगता है ये टॉपिक आएगा, कभी 11th में लगता है, कभी 12th में। यूज कई सारे चैप्टर्स में होता है बट ऐसा ऑफिशियली आपको कहीं पर भी ये पढ़ना नहीं है। बट ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एनर्जी इक्विवेलेंट पढ़े हो, क्या फॉर्मूला था? E बराबर mc²। फेमस फॉर्मूला जितना सब बच्चों को मालूम रहता है, जो नॉन मैथ नॉन साइंस वाले लोग हैं उन लोग भी बता देते हैं, बट ये ऑफिशियली आपको कभी पढ़ना नहीं है। E बराबर mc², वैसे डेल्टा mc² था, E बराबर mc², यही है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास। मतलब अगर तुम इतना मास डिस्ट्रॉय करते हो तो उसके अमाउंट में इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगा। सी 10th में पढ़े थे, दिस इज एक्चुअली आवर स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है। तो हर जगह पर आपको ये फॉर्मूला, जैसे अभी आप जो पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, बॉडी झुका, एंगल यहां से वहां छप गया, वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ये सब तो कॉमन साइंस है, ये आपको सब जगह इस्तेमाल करना है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस ऐसा नहीं जहां मर्जी तहां लगाते चल रहे हैं, इसका ज्यादा टॉपिक है नहीं, थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन हर एनर्जी के टॉपिक में, कुछ केमिस्ट्री में भी ये मिलेगा, बायोलॉजी में भी कुछ है, कुछ फिजिक्स में भी है। E बराबर mc, केमिस्ट्री में तो है ही एक्चुअली, बायोलॉजी में भी है, डी ब्रोगली के इक्वेशन में भी है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर मास एनर्जी इक्विवेलेंस का एक्चुअली में यही मतलब होता है, मास अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो उसके इक्विवेलेंट में कितना एनर्जी, आइंस्टीन के हिसाब से कितना एनर्जी, E बराबर mc², दिस इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, जैसे कि ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर मास अगर 1 kg हो, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg ऑफ मास, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg ऑफ मास कितना हो जाएगा? दिस इज E बराबर m के जगह पर कितना 1, c का स्क्वायर 3 इंटू कितना हो गया? दिस इज 9 इंटू जूल्स, जो कि बहुत ही इनफाइनाइट है। अगर 1 kg ऑफ मास अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो 9 इंटू 10⁻16 जूल्स निकल जाएगा। 10th में थोड़ा सा पढ़ना था न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन में, जैसे फिजन का बात करते हैं उसमें बड़ा एटम 10th में पढ़ना था, बड़ा एटम छोटे छोटे एटम्स में जब टूटता है, 10th में था, एक फास्ट मूविंग पार्टिकल लिया जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसको टकराया जाता है एक रेडियो एक्टिव एटम के साथ, तो छोटे छोटे एटम्स में टूटता है, उस दौरान क्या होता है? एनर्जी बर्बाद होता है, उस एनर्जी से ही ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाता है। 10th में था सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन में भी ऐसा ही होता है, सन में स्टार में छोटा छोटा एटम्स कंबाइन करके बड़ा एटम का फॉर्मेशन करता है लगातार, और लगातार उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होते रहता है, जो कि सन का स्टार का सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा अलग से तो नहीं, बट क्योंकि एनर्जी का बारे में बात हो रहा है इसी वजह से वर्क एनर्जी पावर में थोड़ा सा दिया हुआ है। दिस इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसका प्रूफिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है, नॉट इन क्लास 9 10 की बात नहीं है, आप इसका प्रूफिंग नहीं कर पाएंगे, ये आपको बस जानना है मास एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, इसको नोट करके रखो। और तो मास एनर्जी इक्विवेलेंट पे 1-2 क्वेश्चन बस करके देख लो। व्हाट इज द पावर? क्वेश्चन देखो क्या करें, अबाउट 4 into 10⁻10 kg ऑफ मैटर पर सेकेंड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द सन। 4 into 10⁻10 kg ऑफ मैटर, मतलब मास होगा एक्चुअली में, क्योंकि केजी के फॉर्म में है, उसको पर सेकेंड में कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में इन द सन में। व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द सन? पावर निकालना। ठीक है, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, क्वेश्चन में ही लिख रहा है, तो कितना एनर्जी? तो ऐसे में ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, ना पोटेंशियल एनर्जी का, ना वर्क डन बाय ए स्प्रिंग का, यहाँ पर मास एनर्जी इक्विवेलेंट ही लगेगा, E बराबर mc²। पहचान लोगे ना इस टॉपिक, ऐसे इस टॉपिक से आने वाला कुछ है नहीं, काम पड़ते रहता है, कभी किसी में कभी किसी में। तो मास के जगह पर 4 इंटू और C के जगह पर 3 इंटू का स्क्वायर भी ना, 4 इंटू 10⁻10 इंटू 9 इंटू 10⁻16 कितना हो गया? 36 इंटू 10⁻, या फिर 3.6 इंटू 10⁻, जूल पर सेकेंड है, तो टाइम कितना हुआ? 1 सेकेंड। पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम टेकन। वैसे 9th में पढ़े थे कि एवरेज पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर F.V से निकालते हैं, बट वो सबका क्वेश्चन नहीं है, बस वर्क डन बाय टाइम टेकन से निकाल देंगे।
कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है भाई 1 ही रह जाएगा, मतलब जितना एनर्जी है उतना ही 3.6 इंटू 10 की पावर 27 वॉट क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा। लिखो। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला तो नहीं है, बट अगर आएगा तो पहचान लोगे क्या किसी टॉपिक का है। कैसे पहचान लोगे? लिखा हुआ एनर्जी इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ? मास का एनर्जी इक्विवेलेंट। तो ये ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला से निकलेगा ना पोटेंशियल एनर्जी का। मास एनर्जी इक्विवेलेंट E बराबर mc² से ही निकलेगा। ठीक है, तो मास कितना दे रहा है? ग्राम में है, तो थोड़ा सही से कन्वर्जन करने पर ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -4 kg हो जाएगा लगता है क्या? 0.5 को पहले करोगे तो -1 हुआ, और ग्राम को किलोग्राम में और 10 का पावर -3। और एनर्जी इक्विवेलेंट आइंस्टीन का इक्वेशन के हिसाब से E बराबर mc²। तो दिस इज 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 3, हाँ 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? 45 इंटू 10 की पावर 12, और यू कैन से 4.5 इंटू 13 जूल्स। कौन सा है? डी। इस क्वेश्चन का आंसर है। और बड़े कमाल की बात है कि जैसे हम लोग खुद बताते हैं कि ये सब आता नहीं, इसका यूज पड़ता है, बट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होगा। ये इसी बार का नीट 2020 का क्वेश्चन है। इस बार मेडिकल के एग्जाम में पूरा वर्क एनर्जी पावर से ना स्प्रिंग आया ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आया। ये क्वेश्चन है केवल एक नीट के एग्जाम में इस बार केवल बस एक क्वेश्चन पूछा था मास एनर्जी इक्विवेलेंट का। तो वही है, आपके प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। आप टॉपिक छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे, ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा, हम इस टाइप का क्वेश्चन बना के जाते हैं, वैसे नहीं निकलेगा परीक्षा। जो भी है वो सब चीज आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो हमारे सिर्फ कोलिजन बच गया इस चैप्टर में, 1-2 क्लास और लगेगा, फिर वर्क एनर्जी पावर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।